वेलकम। आज के इस वीडियो में स्टॉक फ्यूचर से रिलेटेड मेरा एक हेजिंग का तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर हम स्टॉक के फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हैं, चाहे फ्यूचर को खरीदना चाहते हैं, चाहे फ्यूचर को शॉर्ट सेल करना चाहते हैं, अगर हम सिर्फ फ्यूचर में बाइंग या सेलिंग पोजीशन क्रिएट करते हैं तो कहीं ना कहीं एक अनलिमिटेड रिस्क की पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन यहाँ पर हम अनलिमिटेड रिस्क वाला ट्रेड जनरेट नहीं करना चाहते। हम फ्यूचर को खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ हेज क्रिएट करना चाहते हैं। हेजिंग के साथ हम फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं हमारे फ्यूचर को हेज करने के लिए। तो आज के वीडियो में स्टॉक फ्यूचर को हम कवर करने वाले हैं, जिसमें सारे पॉइंट को सिस्टमेटिक तरीके से हम यहाँ पर बोर्ड पे समझेंगे और यहाँ पर काफ़ी इजियर नंबर लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। भले ही यहाँ हम इजियर नंबर लेंगे, लेकिन वो रियलिस्टिक नंबर के आसपास मैं लेने की कोशिश करूँगा ताकि जब भी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़े तो किसी भी तरीके का यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। और यहाँ अगर आपका ऑप्शन का बेसिक क्लियर है तो इस वीडियो को आपको समझने में वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली। अगर आपको लगता है बेसिक में कहीं ना कहीं वीकनेस है, कैलकुलेशन हम प्रॉपरली कर नहीं पाते हैं, तो बेसिक से रिलेटेड जो मेरे 4 वीडियोस हैं पहले आप वो देख लीजिएगा, फिर इस हेजिंग के वीडियो को देखेंगे तो यहाँ बिल्कुल आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अब यहाँ पर जैसा हम जानते हैं कि भाई हर हेजिंग जो होती है उसमें काफ़ी सारे पॉइंट होते हैं, जिन पॉइंट को हमको ध्यान में भी रखना पड़ता है और उसको यहाँ पर फॉलो भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है हमने कुछ भी कॉम्बिनेशन क्रिएट कर दिया और कुछ ऐसी कंडीशन हमारे सामने आ गई जिसका आंसर ही हमारे पास नहीं था, तो कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। उसके बजाय अगर सारे पॉइंट हमारे पहले से क्लियर हों, हर कंडीशन को हमने सोच रखा हो और उसमें हमको क्या रिएक्ट करना है उसका जवाब हमारे पास हो, तो यहाँ उतनी परेशानी नहीं जाती ट्रेड जनरेट करने में। तो यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ जिस हेजिंग से रिलेटेड कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ वो अपने आप में डायरेक्शनल कॉम्बिनेशन है। यहाँ हमको डायरेक्शन पिक करने की ज़रूरत पड़ती है। हम किसी भी स्टॉक के फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पहले उस स्टॉक का डायरेक्शन पिक करते हैं कि भाई ये ऊपर की तरफ जा सकता है या ये इस मंथ में नीचे की तरफ जा सकता है एक्सपायरी तक। हमारा सिर्फ एक काम होता है, एट प्रेजेंट वो जिस लेवल पर चल रहा है एक्सपायरी तक वो उससे ऊपर रहेगा या उस लेवल से वो नीचे रहेगा, सिर्फ हमको ये पिक करना है। तो यहाँ पर ये अपने आप में एक डायरेक्शनल हेजिंग कॉम्बिनेशन होता है। अब ठीक है, यहाँ हमारा प्रिडिक्शन कोई ज़रूरी नहीं सही हो जाए हर बार, या हमारा प्रिडिक्शन गलत भी हो सकता है, इसीलिए तो हम यहाँ पर हमारे फ्यूचर को हैच करना सीख रहे हैं। तो जो सबसे पहला होता है, हम यहाँ पर एक डायरेक्शन पिक करते हैं कि जिस लेवल पे स्टॉक है या जिसमें हम काम करना चाहते हैं वो एक्सपायरी तक ऊपर रहेगा या वो नीचे की तरफ रहेगा। मान लें मैंने कोई स्टॉक ए यहाँ पर मैंने प्रिडिक्ट करा कि भाई ए 1000 लेवल पर वो एट प्रेजेंट चल रहा है यहाँ पर स्टॉक, ठीक है। मेरा प्रिडिक्शन है वो स्टॉक ऊपर की तरफ यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर कोई स्टॉक ए जिसका प्राइस 1000 चल रहा है, स्पॉट में भी उसका प्राइस 1000 है, फ्यूचर में भी उसका प्राइस 1000 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरा प्रिडिक्शन है कि ये स्टॉक इस एक्सपायरी तक 1000 के ऊपर ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखा कि भाई फ्यूचर का प्राइस 1000 है, मैं इसको बाय करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर 1000 में इस फ्यूचर को मैंने बाय कर लिया, ठीक है। अब यहाँ प्रॉब्लम वही है कि भाई अगर नीचे की तरफ चला गया
फ्यूचर तो काफ़ी एक बड़ी रिस्क हो सकती है। और यहाँ जैसा हम जानते हैं कि लॉट साइज जो होते हैं वो भी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं हर स्टॉक में, तो यहाँ एक बड़े रिस्क की पॉसिबिलिटी है। तो अब इस पोजीशन को, इस फ्यूचर को हैच करने के लिए काफ़ी ट्रेडर क्या करते हैं कि भाई चलो ठीक है, ये हमने फ्यूचर बाय करा तो एक काम करते हैं, एक कॉल ऑप्शन को राइट कर देते हैं। तो यहाँ क्या होगा कि भाई अगर फ्यूचर नीचे की तरफ गिरा तो यहाँ पर जो कॉल मैंने शॉर्ट सेल कर रखा है उसमें से प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर फ्यूचर ऊपर की तरफ बढ़ता है तो मुझे एक लिमिटेड रिवॉर्ड तो मिल जाएगा। चलिए अब हम यहाँ समझ लेते हैं। मान ले एटीएम कॉल, यहाँ पर एटीएम कॉल कौन सा कहलाएगा, 1000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल एटीएम कॉल कहलाएगा। सबसे ज़्यादा प्रीमियम किस में होता है, एटीएम कॉल ऑप्शन में होता है, ठीक है। यहाँ मैंने देखा 1000 स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल है यहाँ पर एटीएम कहलाएगा और उसका प्राइस चल रहा था यहाँ पर 40 रुपीज़। इसको 40 पर मैंने यहाँ पर सेल कर दिया। भाई अब क्या हुआ कि चलो ठीक है, फ्यूचर के सामने मैंने कॉल ऑप्शन को यहाँ पर राइट कर दिया, तो ये क्या मेरी फुल्ली कवर्ड हो गई हेजिंग, यहाँ पर ये हमारी फुल्ली कवर्ड हेजिंग नहीं हुई। अब क्या हुआ, अगर फ्यूचर ऊपर की तरफ चला गया तो यहाँ हमको ज़्यादा से ज़्यादा कितना रिवॉर्ड मिल सकता है, जो ये हमने प्रीमियम सेल करा है 40 पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा हमको 40 पॉइंट का ही यहाँ पर रिवॉर्ड मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर रिस्क क्या हो सकती है, फ्यूचर तो कितना भी नीचे आ सकता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो हो सकता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमको सिर्फ 40 पॉइंट मिल सकते हैं। यानी अगर ज़्यादा नीचे की तरफ जाता है तो फुल्ली कवर्ड ये पोजीशन हमारी नहीं हुई। तो यहाँ पर मैक्सिमम रिवॉर्ड ज़्यादा से ज़्यादा 40 हमको मिल सकता है और मैक्सिमम रिस्क तो कितनी बड़ी भी यहाँ पर रिस्क हो सकती है। तो एक सिर्फ 40 पॉइंट कमाने के चक्कर में हम क्या हमारी पूरी कैपिटल को यहाँ दांव पे लगा दें, ये बिल्कुल गलत होता है। यहाँ हमको हमेशा, अगर हम एफ&ओ में लंबे समय तक सक्सेसफुली ट्रेड करना चाहते हैं तो एक बात हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अनलिमिटेड रिस्क वाले ट्रेड से हमको बचना चाहिए। भले ही हम कितने भी यहाँ पर कॉन्फिडेंट हों कि नहीं ये तो ऊपर ही जाएगा, नहीं ये तो नीचे ही जाएगा, फिर भी अनलिमिटेड रिस्क वाला ट्रेड से हम बचें। बाय चांस गलती से एक आध बार हम ट्रेप हो गए तो हम थोड़ा थोड़ा करके तो इकट्ठा कर रहे हैं और एक ही ट्रेड में हमारा पता चला सब कुछ चला गया, जो कमाया था वो भी गया और जेब से भी चला गया। तो उसमें क्या होता है, पैसा तो जाता ही है हमारा, साथ में कॉन्फिडेंस भी हमारा चला जाता है। फ्यूचर में पैसा तो किसी और रास्ते से हमारे पास आ भी सकता है, लेकिन इस मार्केट में वो कॉन्फिडेंस की रिकवरी फिर काफ़ी कठिन हो जाती है और हम एक छोटे छोटे ट्रेड से डरना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर अनलिमिटेड रिस्क वाले ट्रेड से हमको बचना चाहिए। तो अब यहाँ पर एक लिमिटेड रिवॉर्ड है लेकिन रिस्क अनलिमिटेड है, प्रॉपर कवर्ड हेज पोजीशन नहीं है। तो अब यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में हमारी रिस्क कहाँ से शुरू हो रही है, हमने फ्यूचर को यहाँ पर 1000 में बाय करा, 1000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन 40 पर बेचा, यानी यहाँ पर 40 पॉइंट नीचे तक हमारी रिस्क नहीं है इस कॉम्बिनेशन में। यानी हमारी रिस्क कहाँ तक नहीं है, 960 तक यहाँ पर हमारी रिस्क नहीं है। 960 वो लेवल है जिसके नीचे अगर ये जाता है तो यहाँ पर हमारी रिस्क रहेगी। तो अब इस लेवल को हमको प्रोटेक्ट करना है। तो इस लेवल को हम प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, इस लेवल के पुट ऑप्शन को हम यहाँ पर बाय करते हैं। इस लेवल के पुट ऑप्शन को हम यहाँ बाय करेंगे। ये पुट कौन सा कहलाएगा, OTM पुट कहलाएगा, आउट ऑफ मनी पुट कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस पुट का प्राइस मान लो 20 का चल रहा था, इसको हमने यहाँ पर
20 पर बाय कर दिया। अब क्या है कि भाई अगर इससे नीचे जाता है तो अगर फ्यूचर में लॉस लगेगा तो ये पुट में हमको प्रॉफिट होगा। मतलब अनलिमिटेड जो रिस्क वर्ड था वो अब हमारे कॉम्बिनेशन में से हमने यहाँ पर हटा दिया। अब इस कॉम्बिनेशन में अनलिमिटेड रिस्क हमको हो नहीं सकती। अगर फ्यूचर ज़्यादा गिरेगा पुट में हमको प्रॉफिट हो जाएगा। हमने अब हमारी पोजीशन को प्रॉपर कवर्ड कर लिया है। तो अब ये जो कॉम्बिनेशन क्रिएट करा कि हमारा प्रिडिक्शन ऊपर का है कि भाई ये स्टॉक जो है ऊपर की तरफ यहाँ जाएगा, तो हम क्या करते हैं, फ्यूचर बाय करते हैं। ठीक है, उसी लेवल के कॉल ऑप्शन को हम यहाँ पर राइट करते हैं। ठीक है, उस कॉल ऑप्शन को शॉर्ट सेल करने से जो प्रीमियम हमको रिसीव हुआ उतने पॉइंट नीचे का OTM पुट ऑप्शन हम यहाँ पर बाय करते हैं। ठीक है, अब अगर वही हमारा प्रिडिक्शन नीचे का है कि भाई ये जो स्टॉक है नीचे की तरफ जा सकता है, तो ये सारी पोजीशन रिवर्स हो जाती है। रिवर्स कैसे हो जाती है, हमने फ्यूचर को सेल करा, उस कॉल ऑप्शन को राइट करने के लिए की जगह हम ATM पुट ऑप्शन को राइट करते हैं। ATM पुट ऑप्शन को राइट करने से जो प्रीमियम हमको रिसीव हुआ उतने पॉइंट ऊपर का OTM कॉल ऑप्शन हम यहाँ पर बाय करते हैं। तो ये इस तरीके से कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। अब इस कॉम्बिनेशन को जिस नाम से जाना जाता है वो कॉलर हेजिंग स्ट्रेटेजीज के नाम से जाना जाता है। ये अपने आप में एक कॉलर हेजिंग का तरीका है यहाँ पर। तो यहाँ अगर हम फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हैं तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगला पॉइंट आता है इम्पोर्टेंट कि भाई ठीक है ये कॉम्बिनेशन तो हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब इस कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम रिस्क कितनी हमारी, मैक्सिमम रिवॉर्ड कितना हमारा, और यहाँ पर हमारे ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहला जो आता है कि भाई मैक्सिमम इस कॉम्बिनेशन में हमको कितना रिवॉर्ड मिल सकता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमारा रिवॉर्ड कितना, उसको निकालने का सिंपल तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। तो यहाँ पर जैसा मैं काफ़ी वीडियो में बोलता हूँ, कैलकुलेशन हमारा इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बिना किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प के हम यहाँ कैलकुलेशन कर लें। ठीक है, सॉफ्टवेयर अपने आप में एक सपोर्टिंग टूल होता है, लेकिन अगर हम मैन्युअली कैलकुलेशन करना जानते हैं तो यहाँ हम कभी भी किसी भी हेजिंग पे अगर काम कर रहे हैं और किसी न किसी प्रॉब्लम में अगर हमारी पोजीशन आ गई, हमको कैलकुलेशन अच्छे से आता है, तो यहाँ पर कुछ हम छोटे मोटे एडजस्टमेंट करके हमारी पोजीशन में से बाहर निकल जाते हैं छोटे मोटे लॉस में या बिना लॉस के, क्योंकि हमको कैलकुलेशन करना आता है। और यहाँ पर अगर हमारा बेसिक अच्छे से क्लियर है तो हम इस मार्केट में लंबे समय तक सक्सेसफुली ट्रेड कर सकते हैं हेजिंग के साथ। तो अब बात आती है रिवॉर्ड की। रिवॉर्ड निकालने का सिंपल तरीका होता है, यहाँ जो नेट प्रीमियम हमको रिसीव हुआ वो होता है इस कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम हमारा रिवॉर्ड। तो नेट प्रीमियम क्या रिसीव हुआ, यहाँ ये जो कॉल ऑप्शन हमने शॉर्ट करा है इससे हमको कितना पॉइंट का प्रीमियम मिला, 40 पॉइंट का प्रीमियम मिला इस कॉल को यहाँ पर शॉर्ट करने से। लेकिन हमने ये पुट को बाय करा है, तो इस पुट को बाय करने से क्या हुआ, यहाँ पर 20 पॉइंट का प्रीमियम हमारी जेब से चला गया। तो यहाँ पर 20 पॉइंट का प्रीमियम हमारी जेब से चला गया। हमारे पॉकेट में कितना प्रीमियम बचा, हमारी पॉकेट में बचा 20 पॉइंट का यहाँ पर प्रीमियम। तो ये होता है हमारा मैक्सिमम रिवार्ड 20 पॉइंट। बात आती है मैक्सिमम रिस्क की कि भाई इस कॉम्बिनेशन में हमारी मैक्सिमम रिस्क कितनी हो सकती है। तो अब यहाँ पर रिस्क निकालने का सिंपल तरीका होता है, ये जो ऑप्शंस में हमने पोजीशन बनाई, एक ऑप्शंस को बाय करा है, एक को शॉर्ट करा है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है
जो ऑप्शंस में हमने पोजीशन बनाई, कितना डिस्टेंस है, 40 पॉइंट का इसके बीच में यहाँ पर डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस में से जो नेट प्रीमियम हमको रिसीव हुआ वो माइनस कर देते हैं, तो जो फिगर निकल के आता है वो होती है हमारी मैक्सिमम रिस्क। तो यहाँ पर डिस्टेंस है 40, ठीक है। नेट प्रीमियम हमको कितना रिसीव हुआ, 20, इसको माइनस करा तो क्या फिगर निकल के आया, यहाँ पर फिगर निकल के आया 20। यानी इस कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम रिस्क जो है हमारी वो 20 पॉइंट की यहाँ पर है। अब तीसरा पॉइंट आता है कि भाई इस कॉम्बिनेशन का ब्रेक इवन पॉइंट हमारा कौन सा है। इस कॉम्बिनेशन में ब्रेक इवन पॉइंट हमारा कौन सा है, तो यहाँ पर जो नेट प्रीमियम हमको रिसीव हुआ उतने पॉइंट नीचे होता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। नेट प्रीमियम कितना रिसीव हुआ, 20 का। तो यहाँ पर 1000 में से 20 को माइनस करेंगे तो क्या फिगर निकल के आया, 980 का यहाँ पर फिगर निकल के आया। 980 जो हुआ यहाँ पर हुई हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। अगर इसके नीचे जाएगी, एक्सपायरी होगी तो हमको लॉस लगेगा, इसके ऊपर एक्सपायरी होगी तो यहाँ पर हम प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये हमने निकाला। अब इस कॉम्बिनेशन को देखने से हमको एक चीज़ क्या समझ आ रही है, वो ये समझ आ रही है कि भाई इस कॉम्बिनेशन में हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो हमको नज़र आ रहा है वो 1:1 हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमको नज़र आ रहा है कि भाई रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:1 है। तो सोचने में आ सकता है यार रिस्क रिवॉर्ड रेशो इतना कोई अच्छा ना है नहीं, 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, जो प्रैक्टिकली नंबर पे भी आप देखने जाओगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो इस तरीके के कॉम्बिनेशन में जनरली 1:1 के आसपास ही निकल के आता है। इसीलिए मैंने कहा था नंबर भले ही मैं ईजियर लूँगा लेकिन वो रियलिस्टिक नंबर के आसपास के नंबर यहाँ पर लेने की कोशिश करूँगा। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:1 के आसपास निकल के आता है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे एडजस्टमेंट करके हम रिस्क रिवॉर्ड रेशो को थोड़ा फेवरेबल भी बना लेते हैं, एडजस्टमेंट करके हम रिस्क को मिनिमाइज भी कर लेते हैं। प्रैक्टिकली इस कॉम्बिनेशन में रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो होता है वो टिल एंड यानी एक्सपायरी डेट के दिन 3:30 बजे ये मैक्सिमम रिस्क हो सकती है हमारी, उससे पहले यहाँ पर नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें एडजस्टमेंट यहाँ पर और प्रैक्टिकली क्या हो सकता है वो हम आगे समझने वाले हैं। तो अब यहाँ तक ये बेसिक चीज़ें आपको समझ आई होंगी कि भाई क्या कॉम्बिनेशन बनाना है, क्या रिस्क रिवॉर्ड ब्रेक इवन और हमारा आरआर रेशो क्या है। अब जैसा मैं कहता हूँ कैलकुलेशन यहाँ पर करना हमको आना चाहिए। ये तो हम सीख जाते हैं, प्रैक्टिस 2-4 बार आप करोगे तो अपने आप सारे कैलकुलेशन आपके दिमाग में होना शुरू हो जाएंगे। अब ये जो फिगर निकाला है इसमें इस कॉम्बिनेशन में ऐसा ही होता है क्या, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि तो आपको समझने में आसानी रहेगी कि हाँ किस तरीके से कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ 3 अलग अलग कंडीशन को अपन चेक कर लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि भाई यहाँ पर ये जो स्टॉक है 1000 से बढ़ के यहाँ पर 1100 का हो गया एक्सपायरी डेट के दिन, एक्सपायरी 1100 पर हुई, ऊपर की तरफ भाग गया जो हमारा प्रेडिक्शन था। तो अब हम चेक करते हैं हमारे इस कॉम्बिनेशन में क्या होगा। ये जो फ्यूचर हमने यहाँ पर बाय करा है इसमें हमको कितना प्रॉफिट हो रहा होगा, यहाँ 100 पॉइंट का इसमें हमको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब ये जो कॉल ऑप्शन हमने राइट करा है ये एटीएम से आईटीएम हो जाएगा, मतलब एट द मनी से इन द मनी यहाँ पर हो जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि इन द मनी जो ऑप्शन होते हैं वो एक्सपायरी डेट पर उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पर सेटल होते हैं, ठीक है।
तो अब इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू क्या रहेगी एक्सपायरी डेट के दिन? 1100 पर एक्सपायरी हो रही है, 1000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन है, तो इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू यहाँ पर रहेगी 100 रुपये की। 100 रुपये की रहेगी इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू। हमने 40 में राइट करा, 100 में हमको ख़रीदना पड़ेगा, तो यहाँ तो हमको 60 पॉइंट का नुकसान लग गया कॉल ऑप्शन में। ठीक है, अब जो हमने पुट ऑप्शन को बाय करा था, पुट ऑप्शन हमने कितने में बाय करा था? पुट ऑप्शन को यहाँ पर हमने 20 में बाय करा था। अब इस पुट ऑप्शन को 20 में बाय करा था, ये तो OTM ही रहेगा, ज़ीरो हो जाएगा एक्सपायरी डेट के दिन। 20 में ख़रीदा था, ज़ीरो का हो गया, 20 का नुकसान लगा, तो यहाँ पर 20 का नुकसान लगा। अब इसको यहाँ ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो 20 पॉइंट का हमको प्रॉफिट नज़र आ रहा है। 20 पॉइंट का प्रॉफिट नज़र आ रहा है। ऊपर कितना भी जाए हमारा प्रॉफिट जो है रिवॉर्ड मैक्सिमम 20 है, जो हमने यहाँ पर शॉर्टकट निकाला। अब दूसरा आता है कि नहीं भाई ये तो गिर गई, यहाँ पर गिर के ये तो 900 पर एक्सपायरी हो गई, 900 पर एक्सपायरी हुई, तो क्या होगा? ठीक है, 900 पर अगर एक्सपायरी होगी तो ये जो फ्यूचर हमने बाय करा है ये क्या हो जाएगा? इसमें हमको 100 पॉइंट का लॉस लगेगा, फ्यूचर में 100 का लॉस लगा। अब ये जो ATM कॉल ऑप्शन हमने राइट करा है, 900 पर अगर एक्सपायरी होती है तो ये कॉल OTM हो जाएगा, आउट ऑफ मनी हो जाएगा। आउट ऑफ मनी हो जाएगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा एक्सपायरी डेट के दिन। 40 में हमने शॉर्ट करा है, ज़ीरो का ये हो गया, तो हमको 40 पॉइंट का इसमें प्रॉफिट हुआ। ठीक है भाई, कॉल ऑप्शन में 40 पॉइंट का हमको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। अब ये जो पुट है यहाँ जो हमने खरीदा था, ये तो ITM हो जाएगा, इन द मनी हो जाएगा, क्योंकि 960 स्ट्राइक प्राइस का ये पुट है, 900 पर एक्सपायरी हो रही है, तो ये ITM हो जाएगा। ITM हो जाएगा तो उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू पर सेटल होगा, तो उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू क्या रहेगी एक्सपायरी डेट के दिन? यहाँ पर 60 रहेगी उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू। हमने 20 रुपये में ख़रीदा है, 60 रुपये में वो एक्सपायरी डेट के दिन बिकेगा, 40 पॉइंट का हमको इसमें प्रॉफिट होगा। तो पुट में हमको 40 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल क्या हुआ? 20 पॉइंट का यहाँ पर नुकसान लगा। यानी ये जो हमारी मैक्सिमम रिस्क थी 20 की, नीचे ये कहीं भी चला जाए तो हमारी रिस्क जो है वो सिर्फ 20 पॉइंट की है। अब यहाँ पर लास्ट हम चेक कर लेते हैं। लास्ट हमको क्या चेक करना है? ब्रेक इवन पॉइंट जो हमारा ये था 980, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है क्या? तो अब यहाँ पर अगर 980 पर एक्सपायरी होती है, 980 पर अगर यहाँ पर एक्सपायरी होती है तो इस कॉम्बिनेशन में यहाँ पर क्या होगा? अब फ्यूचर में 20 पॉइंट का लॉस, ठीक है, 980 पर होती है तो फ्यूचर में 20 पॉइंट का लॉस, ये कॉल ज़ीरो हो जाएगा, कॉल में 40 पॉइंट का प्रॉफिट, कॉल में 40 पॉइंट का प्रॉफिट, ये पुट ये भी ज़ीरो हो जाएगा, पुट में 20 पॉइंट का लॉस, पुट में 20 पॉइंट का यहाँ पर हमको लॉस लगा, ओवरऑल ज़ीरो फिगर निकल के आया। यानी यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन है, अगर 980 पे ये जो नीचे का ब्रेक इवन है उस पर यहाँ पर अगर एक्सपायरी होती है तो यहाँ हम ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस में रहेंगे। 980 के लेवल पर ना ही हमें कोई प्रॉफिट होगा, ना ही हमें यहाँ पर कोई नुकसान लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हमको समझ आई कि भाई क्या कॉम्बिनेशन बनाना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ मैंने काफ़ी सरल तरीके से आपको बताई। अब यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन का हम करते क्यों हैं और इस कॉम्बिनेशन की ब्यूटी क्या है, मतलब क्या इसमें बेनिफिशियल चीज़ें हैं। तो यहाँ ये कैलकुलेशन करने के बाद हमको क्या समझ आया कि भाई जैसा कि हम जानते हैं
इस मार्केट में तीन सिनारियो होते हैं। पहला होता है बुलिश, दूसरा होता है बेरिश, तीसरा होता है रेंज बाउंड। तो इस कॉम्बिनेशन में दो कंडीशन फेवरेबल कंडीशन है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ गया ये स्टॉक तो भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। अगर ये 1000 पर ही रह गया एक्सपायरी डेट पर, मतलब अगर रेंज बाउंड रहा, तो भी हमको 20 पॉइंट का यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा रेंज बाउंड की कंडीशन में। अगर नीचे चला गया तो ही हम यहाँ पर लॉस में रहेंगे। मतलब दो कंडीशन फेवरेबल कंडीशन हमको दिख रही है, सिर्फ एक कंडीशन जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन दिख रही है। अब एक और ब्यूटी क्या होती है, जब हमने इस कॉम्बिनेशन को क्रिएट करा तो यहाँ पर क्रिएट करते से हम पॉजिटिव टेरिटरी में खड़े हुए हैं। 1000 पे स्टॉक है और हमारा ब्रेक इवन पॉइंट तो नीचे की तरफ है यहाँ पर, मतलब स्टॉक तो 1000 पे है जब हमने पोजीशन को यहाँ बनाया, लेकिन हमारा ब्रेक इवन पॉइंट तो नीचे है। अभी 20 पॉइंट और गिरेगी तब तक हमको रिस्क नहीं है यहाँ पर। तो ट्रेड डालते से हमारी पोजीशन पॉजिटिव टेरिटरी में रहती है। तो दो कंडीशन फेवरेबल होती है, ट्रेड डालते से हमारी यहाँ पर पोजीशन पॉजिटिव टेरिटरी में रहती है। तो ये एक इस कॉम्बिनेशन का एडवांटेज होता है, इस कॉम्बिनेशन का बेनिफिट होता है यहाँ पर क्रिएट करने के लिए। इस कॉम्बिनेशन में हम प्री डिसाइडेड रिस्क और प्री डिसाइडेड रिवॉर्ड पर काम करते हैं। यानी हमारा रिस्क भी पहले से डिसाइडेड रहता है, हमारा रिवॉर्ड भी पहले से डिसाइडेड रहता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मुझे क्या लग सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे क्या मिल सकता है, ये सारी चीज़ें हमारी पहले से डिसाइडेड हैं। तो ये चीज़ हुई यहाँ पर हमारी इस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। अब बात आती है एडजस्टमेंट। यहाँ पर हम किसी भी कॉम्बिनेशन में एडजस्टमेंट क्यों करते हैं? तो एडजस्टमेंट करने का हमारा सिर्फ एक पर्पज़ होता है। जब हमने किसी कॉम्बिनेशन को क्रिएट करा तो यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि भाई क्या रिस्क है क्या रिवॉर्ड है हमारा, तो हमारा हर बार प्रिडिक्शन सही हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। इस मार्केट में अगर हम काम कर रहे हैं तो हम सही भी होंगे और गलत भी होंगे, दोनों चीज़ हमारे साथ ज़िंदगी भर होती रहेगी। तो अगर हम गलत होते हैं, हमारा प्रिडिक्शन फेल होता है, तो हमारी पोजीशन में क्या हम छोटे छोटे चेंजेस करें जिससे जो मैक्सिमम रिस्क है उसको हम यहाँ पर मिनिमाइज कर सकें। तो इस वजह से हम हमारी पोजीशन में एडजस्टमेंट करते हैं कि रिस्क को नीचे की तरफ ले आए या हम यहाँ पर न्यूट्रल कर दें हमारी रिस्क को। तो यहाँ सक्सेसफुल लंबे समय तक काम करने का एक ही तरीका होता है, यहाँ हमारा जो रिस्क का फिगर है वो हमेशा छोटा रखना चाहिए और रिवॉर्ड का फिगर हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम रिस्क तो ले रहे हैं बड़ी और रिवॉर्ड ले रहे हैं छोटा। तो क्या होगा, अगर हम छोटा छोटा करके इकट्ठा कर रहे हैं और एक ही दिन कोई गलत दिन आ गया, बड़ा लॉस लग गया, तो जो इतना दिन का हमारा अर्निंग थी वो एक ही ट्रेड में यहाँ पर चली जाती है। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट करने का मेन पर्पस ये होता है हम हमारी रिस्क को नीचे की तरफ लेके आएँ। तो भाई अब हम यहाँ पर एडजस्टमेंट को करना समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन तो क्या हो सकती है कि भाई यहाँ अगर ये शेयर ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया तो कोई समस्या नहीं है, वहीं है तो भी कोई समस्या नहीं है। मतलब ऊपर जा रहा है तो हम शांति से बैठे हैं, वहीं है तो भी हम शांति से बैठे हैं कि भाई जो 20 पॉइंट है पूरा मिलेगा एक्सपायरी डेट में तो मैं उस पोजीशन में से बाहर हो जाऊंगा। या हम अगर कैलकुलेटेड रिटर्न के लिए जा रहे हैं कि भाई मैंने पोजीशन बनाई और मुझे लग रहा है कि भाई इस कॉम्बिनेशन में इतना फंड मेरा ब्लॉक होता है और जो मुझे मिलता हुआ रिटर्न दिख रहा है वो परसेंटेज में सफिशिएंट है, तो हम कैलकुलेटेड रिटर्न भी बुक कर सकते हैं। यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं कि टेल एक्सपायरी तक हम यहाँ बैठे रहें।
अगर हमको लगता है कि नहीं ये तो ऊपर ही चला गया, नीचे आने का सवाल ही नहीं है, तो हम टिल एक्सपायरी जो भी मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो तो हमको यहाँ पर मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर में तो कोई एडजस्टमेंट करना नहीं है, फेवरेबल कंडीशन है तो। लेकिन अगर यहाँ पर नीचे की तरफ जाता है तो हम हमारी पोजीशन में क्या एडजस्टमेंट को करते हैं। अब यहाँ पर इसके जो ये स्टॉक है, मान लें इसके स्ट्राइक प्राइस में 10-10 पॉइंट का अंतर है। हर स्टॉक के स्ट्राइक प्राइस में अलग अलग डिफरेंस होता है, किसी में 5 का, किसी में 10 का, किसी में 20 का। तो इसमें मान लें हम 10-10 पॉइंट पे स्ट्राइक प्राइस चेंज होते हैं, तो ये जो स्टॉक है नीचे के स्ट्राइक प्राइस पर आ गया, यानी 990 के लेवल पर ये स्टॉक आ गया। 990 के लेवल पर स्टॉक आ गया तो भाई ठीक है, यहाँ पर हमारी पोजीशन में क्या हो चेंजेस हमको करना है। तो यहाँ सिर्फ हम एक ही एडजस्टमेंट करते हैं, हमारी सिर्फ एक पोजीशन में चेंजेस करते हैं, दूसरी पोजीशन में यहाँ पर हम कोई चेंजेस नहीं करते। एक पोजीशन में हम क्या चेंजेस करते हैं, सिर्फ जो ऑप्शंस हमने राइट करा हुआ है उसमें ही हम यहाँ पर चेंजेस करते हैं, बाकी जो फ्यूचर हमने बाय करा या जो ये पुट ऑप्शन बाय करा उसमें कोई चेंजेस नहीं करते। तो अब इसको सिर्फ हम समझते हैं कि भाई अगर ये स्टॉक 10 पॉइंट नीचे आ गया तो ये जो कॉल ऑप्शन है इसका प्राइस भी डेफिनेटली नीचे आएगा। मान लो ये 35 का हो गया, गिरेगा यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर स्टॉक नीचे की तरफ आ गया है। तो यहाँ पर इस एटीएम कॉल ऑप्शन को हम करते हैं स्क्वायर अप, इस कॉल ऑप्शन को हम करते हैं स्क्वायर अप। इसकी जगह जिस भी लेवल पर अब स्टॉक चल रहा है, यानी किस लेवल पर चल रहा है, 990 के लेवल पर यहाँ पर चल रहा है, तो 990 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को हम राइट कर देते हैं। यहाँ पर मान लो वो 40 में चल रहा था, उसको यहाँ पर 40 पर हमने सेल कर दिया, तो ये वापस से ये एटीएम कहलाएगा क्योंकि 990 पे ये स्टॉक अभी चल रहा है, तो ये एटीएम हमने वापस से शॉर्ट कर दिया 40 पर, यहाँ पर ये आ गया। तो अब बात आती है कि इस तरीके से और अगर नीचे गया तो फिर हमने हमारी शॉर्ट की पोजीशन को और नीचे शिफ्ट कर दिया कि भाई ये हमने करा तो करा क्यों, ये एडजस्टमेंट हमने करा तो करा क्यों। तो यहाँ क्या होता है, एडजस्टमेंट हमने ये करा तो इसको करने से हमारी यहाँ रिस्क भी बदल जाती है, हमारा यहाँ रिवॉर्ड भी बदल जाता है, हमारे यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट भी बदल जाते हैं, तीनों चीज़ें यहाँ पर चेंज हो जाती हैं। तो किस तरीके से तीनों चीज़ें चेंज होती हैं यहाँ पर अब वो हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिस्क की, हमारी रिस्क में क्या अंतर आया। तो अब इस एडजस्टमेंट को करने से हमको क्या नज़र आ रहा है कि भाई ये 35 में इस पोजीशन को हमने स्क्वायर अप करा और यहाँ पर हमने 40 में इसको वापस से शॉर्ट सेल करा, तो यहाँ पर 35 में खरीद के यहाँ 40 में हमने बेच दिया वापस से। तो इस एक्सरसाइज को करने से कितना पॉइंट का प्रीमियम हमको रिसीव हो गया, यहाँ पर हमको 5 पॉइंट का प्रीमियम रिसीव हुआ। इस एक्सरसाइज को करने से 5 पॉइंट का प्रीमियम हमको मिल गया, 35 में काट के 40 में ये बिक गई, 5 पॉइंट का प्रीमियम हमारे पास आ गया। तो जब हमने काम शुरू करा था तो किस रिस्क पे हमने काम को शुरू करा था, 20 पॉइंट की हमारी यहाँ पर रिस्क थी। लेकिन इस एक्सरसाइज को करने से एक 5 पॉइंट का प्रीमियम हमको यहाँ पर रिसीव हो गया है, तो वो 5 हमारी रिस्क में से कम हो जाते हैं। तो अब हमारी रिस्क कितनी बची, अब हमारी रिस्क बची सिर्फ 15 पॉइंट की, हमारी रिस्क कितनी बची, सिर्फ 15 पॉइंट की। ठीक है, इस तरीके से हम थोड़ा सा हमारी रिस्क को नीचे की तरफ ले आए। अब बात आती है रिवॉर्ड की कि भाई इसको करने से हमारे रिवॉर्ड में क्या चेंजेस आया। तो अब रिवॉर्ड में चेंजेस निकालने के लिए हम वापस से जो हमने एक्सरसाइज करी है हमको उसकी तरफ जाना पड़ेगा।
अब इस एक्सरसाइज को करने से इसको हमने स्क्वायर अप करा, इसको राइट करा, हमको 5 पॉइंट का प्रीमियम मिल गया। बहुत अच्छी बात है भाई। लेकिन 5 पॉइंट का प्रीमियम हमको मिला ज़रूर, लेकिन हमारी राइट की पोजीशन को हम 10 पॉइंट अंदर की तरफ ले आए हैं। 10 पॉइंट पोजीशन हमारी अंदर की तरफ आ गई, सिर्फ 5 पॉइंट मिला। अगर 10 पॉइंट अंदर आती और 10 पॉइंट मिल जाता प्रीमियम तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन पोजीशन 10 पॉइंट अंदर आ गई, मिला सिर्फ 5 पॉइंट। तो यहाँ पर नेट जो लॉस हुआ वो हम 5 पॉइंट के नेट नुकसान में चल रहे हैं। 5 पॉइंट के नेट नुकसान में चल रहे हैं। हमारे रिवार्ड रिस्क को कम करा हमने, लेकिन ये जो नेट 5 पॉइंट का नुकसान हमने बुक करा ये हमारे रिवॉर्ड में से कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हमने काम को शुरू करा था तो हमारा यहाँ पर रिवॉर्ड था 20। अब यहाँ पर हमको नेट लॉस लगा है इस एडजस्टमेंट को करने से 5 का। तो अब यहाँ पर हमको 5 उसको माइनस करेंगे तो अब हमारा रिवॉर्ड हो गया 15 का। तो यहाँ पर अब हमारा रिवॉर्ड 15 का हो गया यहाँ पर। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम कितना भी सर्च करें ज़ीरो लॉस हेजिंग स्ट्रेटेजी या विदाउट लॉस हेजिंग स्ट्रेटेजी, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम ज़ीरो लॉस की तरफ जाते हैं या रिस्क फ्री की तरफ जाते हैं कि भाई रिस्क ही नहीं हो और यहाँ मैं कमा लूँ, तो अगर हम रिस्क फ्री की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, रिवॉर्ड भी हमारा नीचे चला जाता है। अगर हम XYZ कोई सा भी बिजनेस कर रहे हैं, कैलकुलेटेड रिस्क तो हमको लेना ही पड़ता है। रिस्क हमेशा कैलकुलेटेड लो, यहाँ पर अनलिमिटेड रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेटेड रिस्क के साथ हमको यहाँ जाना चाहिए। और अगर हम हमारी रिस्क को नीचे की तरफ लाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा रिवॉर्ड भी नीचे की तरफ आता है। जैसे हम रिस्क को भले ही नीचे ले आए लेकिन उसमें हमारा रिवॉर्ड भी नीचे की तरफ आ गया। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर समझ आई कि किस तरीके से हम रिस्क को हमारी धीरे धीरे नीचे लाते हैं। ठीक है, एक बार एडजस्टमेंट करा, 2 बार करा, उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया, हमको प्रॉफिट नज़र आ रहा है तो हमने उस प्रॉफिट को बुक करा और यहाँ पर हम उस पोजीशन में से बाहर हो गए। अब यहाँ पर थर्ड आता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट भी हमारे चेंज हो जाते हैं। पहले क्या हमारा ब्रेक इवन पॉइंट था, 980 हमारा ब्रेक इवन पॉइंट था, लेकिन अब 5 पॉइंट का प्रीमियम हमको रिसीव हो गया है। हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कितना था, जो उतना प्रीमियम रिसीव हुआ उतने पॉइंट नीचे, लेकिन 5 और मिल गया हमको। तो अब हमारा हो गया ब्रेक इवन 975। नहीं, यहाँ पर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट भी चेंज हो गया। तो यहाँ पर इस तरीके से नीचे आता है तो हम कुछ ना कुछ छोटे छोटे एडजस्टमेंट करके यहाँ पर हमारी पोजीशन को रिस्क कम करते जाते हैं हमारी पोजीशन में। और उस बीच में अगर हमको लगता है कि चलो भाई मुझे एक सफिशिएंट प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट को हम यहाँ पर बुक करते हैं और बाहर हो जाते हैं। ये तो हुआ पहला तरीका। यहाँ अगर हम डिफेंसिव ज़्यादा ट्रेड करना चाहते हैं, हम डिफेंसिव मोड में यहाँ पर प्ले करना चाहते हैं। लेकिन अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट समझने की बारी यहाँ पर। अब इस कॉम्बिनेशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है प्रैक्टिकली, ठीक है, ये तो सारी चीज़ें जो हैं ये अपने आप में थियोरेटिकल थी कि भाई जो टिल एंड दी एंड पे क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर समझा। लेकिन अब प्रैक्टिकली बात हम यहाँ पर करते हैं कि भाई क्या हो सकता है, या हम दूसरा तरीका मान लें इस कॉम्बिनेशन में ट्रेड करने का। अब यहाँ पर प्रैक्टिकली क्या होगा कि भाई हमने कहा कि भाई मेरी 20 रुपये की रिस्क है, मेरा 20 रुपये का रिवॉर्ड है, मुझे मेरे ब्रेक इवन पॉइंट मालूम है, 980 मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। यहाँ पर मेरा सिर्फ एक ही काम है, अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो मैं यहाँ शांति से बैठा रहूँगा, मैं मेरी पोजीशन में यहाँ पर कोई भी छेड़खानी नहीं करूँगा। लेकिन अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ आता है
और मेरा ब्रेक इवन ब्रेक करता है तो मैं मेरी पूरी पोजीशन में से एग्जिट कर जाऊंगा। तो यहाँ पर ब्रेक इवन लाई के स्टॉप लॉस हम फॉलो कर रहे हैं, ऊपर जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्रेक इवन ब्रेक करा तो सारी पोजीशन में से एग्जिट करा और यहाँ पर बाहर हो गए। तो अब प्रैक्टिकली हम समझते हैं स्टॉक 1000 से जो हमारा ब्रेक इवन था 980 के लेवल पर यहाँ पर पहुँचा, 980 के लेवल पर ये स्टॉक आ गया। तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो हमने हमारा फ्यूचर को बाय कर रखा था, यहाँ पर हमको लॉस दिख रहा होगा। फ्यूचर में 20 पॉइंट का लॉस है, फ्यूचर का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना ऊपर नीचे होगा उतना हमारा लॉस प्रॉफिट होगा। अब यहाँ जो एटीएम कॉल हमने यहाँ पर राइट करा हुआ था, ये हमको प्रॉफिट दिखा रहा होगा। एटीएम कॉल हमको प्रॉफिट दिखा रहा है। स्टॉक यहाँ पर मान लो 20 पॉइंट नीचे आया, तो ये जो कॉल है 20 पॉइंट नहीं गिरा, चलो ठीक है, यहाँ पर ये स्टॉक 12 पॉइंट यहाँ पर गिर गया, तो हमको 12 पॉइंट का इस कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट नज़र आने लगा। लेकिन ये जो पुट है ये ज़ीरो एक्सपायरी डेट के दिन होगा, पहले ज़ीरो नहीं हो जाएगा ये हमारा पुट यहाँ पर। तो यहाँ क्या होगा, ये पुट तो अगर स्टॉक 980 पे आता है तो ये तो और नियर आ गया यहाँ पर, तो ये अगर पास में आया तो इसके प्राइस भी यहाँ पर तेज़ी से बढ़ेंगे। तो ठीक है, इसका प्राइस यहाँ पर तेज़ी से बढ़ेगा स्टॉक, क्योंकि यहाँ पर जिस लेवल पे आ गया है उससे पास का यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस है। तो अब यहाँ ये मान लो ये तेज़ी से बढ़ा, ये बढ़ गया यहाँ पर 6 रुपये का, इसमें मान लो हमको प्रॉफिट होने लगा 20 पॉइंट गिरने से स्टॉक को। तो अब क्या हुआ, टोटल यहाँ पर 18 पॉइंट का हमको प्रॉफिट हो रहा है, इसमें 20 पॉइंट का हमको लॉस लग रहा है। यहाँ पर नेट लॉस जो हमको दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, एक सिर्फ 2 पॉइंट का, सिर्फ 2 पॉइंट का हमको नेट लॉस यहाँ पर नज़र आ रहा है। यानी अगर नीचे की तरफ जाता है तो सिर्फ एक पोजीशन में हमको यहाँ लॉस दिख रहा है, लेकिन 2 पोजीशन से हमको पैसा मिल रहा है। यहाँ पर 2 पोजीशन से हमको पैसा मिल रहा है, एक ही पोजीशन से हमारा पैसा जा रहा है यहाँ पर। तो अब हमने कहा कि यार मेरा ब्रेक इवन ब्रेक हो गया, कहीं ना कहीं मेरा प्रिडिक्शन फेल हो गया है। तो यहाँ पर हमारा प्रिडिक्शन अगर फेल होता है तो हमको उस गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए, यहाँ मार्केट से उलझने की कभी कोशिश नहीं करना चाहिए यहाँ पर, और ना ही हम इस मार्केट से कभी उलझ सकते हैं। यहाँ मेरा जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का, तो जब मैं नया नया ट्रेड शुरू करा था ब्रोकिंग फर्म में, बैठ के देखता था ट्रेडरों को ट्रेड करते हुए, तो क्या दिखता था, अगर उसको किसी एक शेयर से पैसे लग गए तो पूरी एनर्जी दिन भर वो उसी शेयर में लगा देते थे कि भाई इससे पैसे निकालना है। मतलब बाकी आसपास के 10 ट्रेन अच्छी निकल गई, उनको सबको छोड़ दिया, पूरा फोकस उसी शेयर को घूरने में लगा दिया कि भाई पैसा उसी से चाहिए। त्या भाई हमको पैसे से मतलब है, राम बाबू दे कि श्याम बाबू पैसा दे हमको, यहाँ मार्केट से हमको फाइट नहीं करना है। ठीक है, हमारा प्रिडिक्शन फेल हो गया, उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट करा, हमने कहा ठीक है सिर्फ 2 पॉइंट का लॉस हो रहा है, बाहर निकल जाएंगे, एक माइनर लॉस है, ये तो हम नंबर ईजियर ले रहे हैं समझने के लिए। हमको मैक्सिमम रिस्क कब होगी, एक्सपायरी डेट के दिन 3:30 बजे, 15 दिन पहले नहीं हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ नेट लॉस हमको सिर्फ 2 दिख रहा है, लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पर हम क्या है, पूरे 20 पॉइंट लेने के लिए बैठे हुए हैं, हम पूरे 20 पॉइंट का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारा प्रिडिक्शन फेल होता है, हमारे ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक होते हैं, तो यहाँ एक माइनर लॉस लेके हम बाहर हो गए। तो अब हम किस रिस्क रिवार्ड रेशो पे काम कर रहे हैं, जब हमने काम शुरू करा था तब हमने 1:1 रिस्क रिवार्ड रेशो को देखा था एक्चुअली।
लेकिन हम प्रैक्टिकली जिस रिस्क रिवॉर्ड रेशो को फॉलो कर रहे हैं वो काफ़ी बेटर हमको नज़र आ रहा है कि भाई देने को तो हम छोटा सा बैठे हैं, लेने को हम यहाँ काफ़ी बड़ा बैठे हैं। तो इससे एक बेनिफिट क्या होता है कि ठीक है, यहाँ एक बार हमको 20 का प्रॉफिट आ गया, उसके बाद एक दो तीन ट्रेड गलत भी हो गए तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली यहाँ पर, क्योंकि हमने एक बड़ा प्रॉफिट बुक करा है और सिर्फ छोटे छोटे यहाँ पर हम लॉस बियर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको हमारी कैपिटल बढ़ते हुए नज़र आएगी। यहाँ हम बिना किसी साइकोलॉजिकल प्रेशर के यहाँ काम करते हैं। ऊपर की तरफ यहाँ ट्रेड डालते से शेयर ऊपर निकल गया, बैठे हैं शांति से आराम से, कुछ नहीं करना, अब तो जो मिल जाए हमको, जितने भी एक्सपायरी डेट में दिन बचे हैं, अगर ब्रेक इवन ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर बाहर हो जाएंगे, फिर किसी नए कॉम्बिनेशन में क्रिएट कर लेंगे पोजीशन। तो यहाँ पर इस तरीके से हम कैलकुलेटेड रिस्क और कैलकुलेटेड रिवॉर्ड के लिए जाते हैं। तो ये एक तरीका हुआ यहाँ पर काम करने का कि भाई किस तरीके से हम यहाँ पर दो अलग अलग मेथड मैंने बताया कि भाई धीरे धीरे एडजस्टमेंट करके धीरे धीरे हमारे रिस्क को हम कम भी कर सकते हैं, या हम कि ठीक है अगर ब्रेक इवन ब्रेक हुआ उसको लाइक ए स्टॉप लॉस फॉलो करें। अब ठीक है, एक दिमाग में सोचने में आ सकता है बहुत बड़ी गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हो गई, ठीक है गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हो गई, ये भाई सीधे यहाँ पर 1000 से यहाँ सीधे 950 पे खुल गया, 50 पॉइंट नीचे खुल गया, क्योंकि यहाँ स्टॉक का कोई ईमान धर्म नहीं होता इस मार्केट में। कभी भी किसी भी समय ये कहीं भी जा सकता है, कितनी बड़ी गैप अप गैप डाउन, इंट्राडे में ही कई स्टॉक की यहाँ बिना बैंड बाजे के बारात भी निकल जाती है, यहाँ आप देखोगे। तो अब क्या होता है कि भाई ठीक है सीधे ये 950 पे स्टॉक खुल गया, अगर ये 950 पे खुल गया तो ये तो आईटीएम हो जाएगा, ये पुट हमारा, ये पुट आईटीएम हो जाएगा, इसका प्राइस तो बहुत तेजी से बढ़ जाएगा यहाँ पर, और ये जो कॉल राइट करा है इसका प्राइस तेजी से नीचे आ जाएगा। ठीक है, फ्यूचर में हमको 50 का लॉस दिख रहा है, लेकिन ये दोनों मिल के उस 50 के डैमेज को काफ़ी हद तक कवर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, कहीं ना कहीं अनलिमिटेड रिस्क वाला तो मामला ही नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब यहाँ पर जैसे मैं कहता हूँ हमारा कैलकुलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब आपके लिए ये होमवर्क समझें या कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करना समझें। हमारे दिमाग में यहाँ पर सुनने में यहाँ कई हेजिंग कॉम्बिनेशन आते हैं, कई अलग अलग तरीके से एडजस्टमेंट आते हैं। नॉलेज कहीं से भी मिले उसको हमको गेन करना चाहिए। अब उसका बेनिफिट क्या होता है कि जब भी हम किसी भी कॉम्बिनेशन में काम करते हैं और हमारे दिमाग में अगर दो चार अच्छे आइडियाज़ हैं, तो उसमें से अगर एक दो आइडिया उस हम कॉम्बिनेशन में ऐड कर सकते हैं जिससे उस कॉम्बिनेशन का परफॉर्मेंस और बेटर हो सकता है, तो यहाँ पर हमको हमेशा उसको ऐड करने की कोशिश करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मुझे मिल गया वो मेरे लिए सफिशिएंट है। यहाँ पर आपकी लर्निंग इस मार्केट में कभी ख़त्म हो नहीं सकती। आज मैं लास्ट 15-16 ईयर से इस मार्केट से जुड़ा हुआ हूँ। आज भी मैं हर दिन इस मार्केट से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। मुझे भी हर दिन यहाँ कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। ये जिस दिन तक हम जिंदा हैं तब तक हमारी यहाँ लर्निंग ख़त्म होने वाली नहीं है। तो इसीलिए दी एंड कभी नहीं माने, लर्निंग को जितना हो सके सीखने की कोशिश करें, वहीं से हमको यहाँ पैसा मिल सकता है। तो कैलकुलेशन की जो प्रैक्टिस है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। उससे क्या होता है, हमारे दिमाग में अलग अलग आइडियाज़ आते हैं कि अच्छा हम ऐसा भी कर सकते हैं वैसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सबके लिए एक होमवर्क माने या कि किस तरीके से हम आइडियाज़ और निकाल सकते हैं। अब यहाँ मान लो मुझे लगा यार डर लग रहा है कि यार नहीं ये नीचे जा सकता है, तो भाई हम एटीएम की जगह यहाँ पर आईटीएम कॉल हमने सेल कर दिया। यहाँ 40 की जगह वो 60 में सेल हो गया हमारा। 60 में ये कॉल सेल हुआ तो हमको जो ओटीएम पुट खरीदना पड़ेगा वो और दूर का यहाँ पर खरीदना पड़ेगा। तो ये 20 की जगह यहाँ पर और सस्ता मिल जाएगा हमको यहाँ
20 की जगह वो पता चला 10 ही में मिल गया, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस का पुट हमने ख़रीदा। तो अब क्या हो गया, हमारी रिस्क नीचे की तरफ आ गई, एक कम रिस्क पे हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारा रिवार्ड भी नीचे आ जाता है उस कंडीशन में। तो यहाँ हम एटीएम की जगह आईटीएम करके, ठीक है यार मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, भले ही मुझे रिवार्ड कम मिले, तो इस तरीके से भी हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं चीज़ों को। बस एक चीज़ ध्यान रखना है, जो सारे कैलकुलेशन हमने सीखे वो टाइम वैल्यू को ध्यान में रखते हुए सीखे हैं, प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए। तो अगर हम ये आईटीएम कॉल ऑप्शन को यहाँ राइट कर रहे हैं तो इसमें टाइम वैल्यू भी होती है और इंट्रेंसिक वैल्यू भी होती है। तो इंट्रेंसिक वैल्यू को हटा के सारा कैलकुलेशन टाइम वैल्यू से हम करें, क्योंकि जो ओटीएम ऑप्शन हम बाय करेंगे वो तो पूरा उसमें टाइम वैल्यू ही रहेगी। तो यहाँ पर सिर्फ टाइम वैल्यू को फॉलो करें। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ, ना कि किसी को कन्फ्यूज़न होने के लिए। वो प्रैक्टिस के लिए इसलिए कि आपका एक ब्रेन डेवलप हो कि भाई इस तरीके से कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। लेकिन जो जो दो मेथड हमने समझे, या तो ब्रेक इवन ब्रेक होने वाला या धीरे धीरे एडजस्टमेंट करने वाला मेथड, तो वही हमको फॉलो करना है। ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस पर्पस से यहाँ पर है। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में स्टॉक ऑप्शन से रिलेटेड फ्यूचर को हैज करने का मेरा एक तरीका मैंने आपके साथ शेयर करा। उम्मीद है ये आपको तरीका पसंद आया होगा। काफ़ी सरल तरीके से इसको मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करी है। बस आप प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और यहाँ पर पेपर ट्रेड करिए स्टार्टिंग में 1 2 5 10 20 शेयर में। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी हेजिंग का सक्सेस रेशो कभी एक ट्रेड में नहीं निकालना चाहिए, उसको एक ड्यूरेशन देना चाहिए, तभी उसका एग्जैक्ट सक्सेस रेशो निकल के आता है। ऐसा नहीं कि एक ट्रेड मारा उसमें पहले ट्रेड में ही पैसे लग गए, हमने कहा अरे बेकार ही है। हमको ओवरऑल रिटर्न चेक करना चाहिए कि भाई एक कंटिन्यू 20 ट्रेड में क्या ओवरऑल रिटर्न आ रहा है। अगर फेवरेबल है तो ठीक है, अनफेवरेबल है तो ड्रॉप करो उसको यहाँ पर। तो यहाँ पर काफ़ी सरल तरीके से आज हमने इसको समझने की कोशिश करी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आने वाले वीडियो में किसी और हेजिंग कॉम्बिनेशन के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए, और इस मार्केट में पैसा बचाते हुए पैसा कमाने की कोशिश करिए। थैंक यू।